नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपको जैसा पता है यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं बहुत ही जल्द हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। आप भले अक्टूबर या दिसंबर सोच के चल रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय होगा नहीं। समय बहुत जल्द बीत रहा है। तो उसके संबंध में जो करंट अफेयर सीरीज़ है घटना सार की, उसमें आपको पता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन टिकटों फंसते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो। और अगर आपने अभी यूके पीएससी का पेपर देखा हो, उत्तराखंड पीसीएस का, तो उससे भी 80% क्वेश्चन, पूरे के पूरे 80% क्वेश्चन और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन घटना सार से ही आए हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने की सीरीज है और यूपी पीसीएस आरओ जो बड़ी भर्तियां होती है उसमें 6 से 8 महीने का ही करंट पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों के लेक्चर नंबर 8 है और ये अंतिम क्लास है। अंतिम क्लास है राष्ट्रीय पोर्शन की। जो राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी ये लास्ट क्लास है। आज से राष्ट्रीय खत्म हो जाएगा। पिछले 6 महीने का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल से जो क्लास होगी वो अंतरराष्ट्रीय पोर्शन पे होगा, फिर उसके बाद आर्थिकी, खेल, इसी प्रकार से थोड़ा बहुत स्टैटिक और उसके बाद करंट अफेयर आपका 6 महीने का पूरा समाप्त। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट घटना है वो कौन सी है? तो इम्पॉर्टेंट पहला जो घटना है वो है सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो सेला सुरंग जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है, जिसकी लागत 825 करोड़ रुपए है। और इसको मई 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, सेला सुरंग। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सेला दर्रा कहाँ पे है? सेला दर्रा, तो सेला दर्रा आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो सेला सुरंग भी कहाँ होगी? ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, असम अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में क्रमशः 1595 मीटर, 1003 मीटर लंबी 2 सुरंगें हैं। साथ ही 8.6 किलोमीटर की पहुंच और संपर्क की सड़कें हैं। ठीक, तो इसमें 1594 मीटर तक फैली हुई एक लंबी ट्यूब है और 1584 मीटर गुफा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है। केवल आपको सेला सुरंग का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, किसके द्वारा मान्यता दी गई है, सबसे ऊंची सुरंग है, कितनी ऊंचाई है? 13,000 ऊंची फीट पे है। सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान राजनीतिक महत्व की सेला सुरंग परियोजना को उद्घाटन किया था। अब आपसे कथन का हम यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेला सुरंग, या ऐसे पूछ सकता है कि कथन में कि सेला दर्रा आपका असम में है। फिर दूसरा दे सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2024 में सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही, तो दोनों ही गलत है। और सेला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, असम में नहीं है। और उद्घाटन आपका मार्च में हुआ, ना कि अप्रैल में हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसी टाइप प्रश्न बनते हैं आपके। अगला देखेंगे, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिख रहा होगा, उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण हुआ है। कौन सा उपग्रह है? इनसैट 3DS का सफल परीक्षण हुआ है। मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 3DS सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है। प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14, क्या नाम है, किसके द्वारा ये भेजा गया है? कौन सा रॉकेट है? तो GSLV F-14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जैसे कि प्रक्षेपित किया जाता है, वहीं से तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसमें इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। तो मौसम संबंधी ये उपग्रह छोड़ा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है कि उपग्रह किससे संबंधित है, तो मौसम की निगरानी से संबंधित है। GSLV 14 की यह 17वीं उड़ान है। इस साल इसरो का यह दूसरा सफल मिशन है। 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था। PSLV C-58 लॉन्च हो चुका है। क्रम याद रखना है, C-58, ठीक है, और उसके बाद GSLV 14 लॉन्च हुआ है।
इनसैट 3DS उपग्रह 2274 किलो वजन है, कार्यकाल 10 वर्ष का है। इससे पूर्व 2016 में इनसैट 3DR और 2013 में इनसैट 3D का सफल परीक्षण किया गया था। तो इनसैट 3D वाला जो पोर्शन है इसका ये तीसरा उपग्रह है, ठीक, ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित हो गए हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। अब इसमें क्या है, नामांकन हुआ है तो 12 नामांकन है। कौन कौन से, तो महाराष्ट्र के सलेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, ये प्रतापगढ़ ये महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, ये यूपी का नहीं। पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु में जिंजी किला भी मराठाओं के संरक्षण में था, तो जिंजी किला भी शामिल है। अब आपको ये 12 देखिए, अगर आपने मराठा वाला पोर्शन पढ़ा है तो आपको ये नाम पहली बार सुनने को नहीं मिल रहे होंगे, आप पहले सुन चुके होंगे, ठीक है, लेकिन आप पहली बार मराठा आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंशियंट मिलाकर यहाँ से प्रश्न करंट का बन सकता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब असाधारण दुर्ग मराठा सैन्य परिदृश्य को 17वीं 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ था। मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई थी, एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। किलों का यह असाधारण नेटवर्क पदानुक्रम, पैमाने, टाइपोलॉजिकल विशेषताओं में भिन्न भारतीय प्रायद्वीप में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाटों के लिए विशिष्ट परिदृश्य इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है। तो कुल मिला के उसी एरिया में है, दक्कन के पठार में है, कोंकण तट महाराष्ट्र वाला, सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है। तो उसी पूरी जो बेल्ट है उसी में क्या है, मराठा साम्राज्य था, तो वहीं पर ज्यादातर किले आपके हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि मंत्रालय के अनुसार 12 किलो का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किया गया है। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने हैं, 42 है, आंकड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको, फारसी भाषा को। तो 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल किया जाएगा। फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान, ये तेहरान का, ईरान में तो है, ईरान की राजधानी तेहरान, तो ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है। तो जो संबंध है उनको बढ़िया तरीके से स्थापित करने के लिए एक राज्य की भाषा, शास्त्रीय भाषा दी जा रही है, ठीक है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, इनको देख लेते हैं एक बार। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाता हो। संविधान आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और संविधान की जो अनुसूची 8 है, इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कुल भाषाएं कितनी है, 22 है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। जो आप, कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिक कहाँ से आ जाता है, तो भैया वो करंट से स्टैटिक निकालता है। आप पूछ लेगा कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो तमिल भाषा पहली शास्त्रीय भाषा है। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाती है। भारत में 2005 में संस्कृत भाषा को, समझिएगा 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को, 2014 में उड़िया भाषा को 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन पहली भाषा कौन सी है, तमिल भाषा है। कब, 2004 में दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी,
प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन कौन कौन है, पहला कौन है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखेंगे, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलोर के बी मोरेन हल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर, बेंगलोर में। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। भाई अमेरिका में था, अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश कहाँ है, भारत में है, वो भी बेंगलोर में है। आपने पढ़ा होगा, चर्चा में रहा था काफी। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो बोइंग इंडिया का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में, ये आपको याद रखना है। अगला, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन, और ये आपने अभी हाल ही में टीवी में देखा होगा कि अटल सेतु है, वो उसकी जो रोड है वो क्रैक हो रही है, और विपक्ष के द्वारा काफ़ी ये मुद्दा उठाया गया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। तो 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। अटल सेतु कहा जाता है इसे। आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहावा सेवा सी लिंक के रूप में भी माना जाता है। नहावा सेवा बंदरगाह भी है, कहाँ पर है, मुंबई में ही है, ठीक है। तो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है ये, समझिएगा, भारत में समुद्र में बना सबसे लंबा सेतु है, सबसे लंबा ब्रिज है। और मुंबई की नवी मुंबई से जोड़ने वाला, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ये हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। बहुत लंबा पुल है ये अटल सेतु, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुल भी है, ध्यान रखना है इसके बारे में। यह प्रोजेक्ट का लक्ष्य सेवरी और चिरले के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, ध्यान रखना है। आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा पुल, तो भी आप अटल सेतु बताओगे, और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, तो भी आप अटल सेतु बताओगे। कहाँ है, मुंबई, नवी मुंबई को जोड़ता है ये, ठीक है। ये लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर, जमीन पर 5.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर समुद्र में बना है और 5.5 किलोमीटर फिर दोनों जमीनों में बना है। मुंबई में बने बांद्रा वर्ली सी लिंक की तुलना में हार्बर लिंक की लंबाई 4 गुना अधिक है। अभी आपने सुना होगा बांद्रा वर्ली सी लिंक लंबा पुल था, लेकिन इससे 4 गुना लंबा ये है समुद्र पुल। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में नहावा सेवा पर समाप्त होगा। तो कहाँ होगा, सेवरी से नहावा सेवा को जोड़ेगा या मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस लिंक के निर्माण पर कुल लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, और निर्माण उसका 2018 में शुरू हो गया था। जनवरी 2024 में फाइनली रूप से उद्घाटन हो गया। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मतलब डोनेशन के तौर पर किसने दिया है, तो जापान ने दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। लगभग 80% भाग, जबकि शेष राशि राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य साझा किया गया था। मतलब 80% जापान ने दिया है और 20% जो है मुंबई मतलब राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर दिया है, ठीक है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है बस। उसके बाद है, यह हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा रखने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोड टोलिंग पद्धति अपनाने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। यही अटल सेतु है, ठीक। चलिए, इतना ही आपको इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट में बिल्कुल और बिल्कुल क्या पूछा जाता है, बिल्कुल फैक्ट पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, लगातार पहले नंबर पे कौन है, इसी हिसाब से केवल पूछा जाता है बस। बाकी आपको इसमें सारांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। तो पहला पॉइंट यही बन जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, प्रधानमंत्री मोदी ने या किसी केंद्रीय मंत्री ने, द्रौपदी मुर्मू ने, एस जयशंकर ने। तो ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू ने जारी की है, राष्ट्रपति ने। 2023 के लिए इस रिपोर्ट में 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। कितने शहर हैं,
4477। तो 4477 शहरों में 61 छावनी, 88 गंगा किनारे बसे शहर शामिल है। क्या है? 61 छावनी है और 88 गंगा किनारे बसे शहर शामिल है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, समझिएगा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और रटा रटायर क्वेश्चन है। भैया सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है, लगातार 7वीं बार है, ठीक है ना। इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी शीर्ष स्थान पर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले नंबर पे इंदौर तो है ही, लगातार 7वीं बार, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि इंदौर के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले नंबर पे शामिल है? तो सूरत। सूरत और इंदौर इस समय दोनों पहले नंबर पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष 20 सबसे स्वच्छ शहर है, जो कि 20 तो कभी नहीं पढ़ना अपने को, ऊपर के 2-3 पढ़ लो बस। और इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। तो क्या है, पहले नंबर पे इंदौर है और पहले ही नंबर पे सूरत है, और इस बार दूसरा नंबर हटा दिया गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है, चौथे नंबर पे विशाखापट्टनम है, 5वें नंबर पे भोपाल है। बस 5 ही नंबर याद करो, बाकी ना याद करना है और ना याद होगा, सिंपल सी बात है, ना इतना रिवीजन भी नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 5 ऊपर के याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 में। बस उसके बाद ये देखो, शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या में। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, सांसवाड़, फिर दूसरे नंबर पे पाटन है छत्तीसगढ़ का, तीसरे नंबर पे लोनावला महाराष्ट्र में है, कराड़ महाराष्ट्र में है, और उसके बाद पंचगनी भी महाराष्ट्र में है। तो कुल मिला के दूसरे नंबर पे पाटन केवल छत्तीसगढ़ में है, बाकी जो है सब महाराष्ट्र के ही शहर हैं। क्लियर? उसके बाद शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी या बोर्ड, ठीक है ना, छावनी बोर्ड बोल देंगे। तो ध्यान रखना है, पहले नंबर पे महू छावनी है, दूसरे नंबर पे देवलाली है, तीसरे नंबर पे अहमदाबाद है, फिर सिकंदराबाद है, फिर अहमदनगर है। बस टॉप 5 छावनी ध्यान रखनी है। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो गंगा किनारे बसे शहर सबसे साफ सुथरे कौन है? तो पहले नंबर पे वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रयागराज, उसके बाद बिजनौर है, फिर हरिद्वार है, फिर कन्नौज है, फिर पटना है, ठीक है। ज़्यादातर यूपी है, आप खुद ही जानते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 राज्य। प्रदर्शन करने वाले 10 राज्य कौन से? अभी तक हम तो शहर देख रहे थे, लेकिन अब राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पे उड़ीसा है। और इसमें आपको उत्तर प्रदेश का स्थान अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप यूपी का पेपर दोगे तो यूपी का स्थान 9वां है, ठीक है, यूपी का स्थान 9th है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन से हैं जो इन्होंने निम्न प्रदर्शन किया है? तो 27वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 26वें नंबर पे मिजोरम है, तो 25वें नंबर पे राजस्थान है। बस 3 याद कर लो, बहुत है। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया? चंडीगढ़ को दिया गया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है, जो कि पहले नंबर पर था, हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। तो स्वच्छ गंगा किनारे बसे शहरों में पहले नंबर पे वाराणसी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। तो इसके लिए आवाज किसने दी थी, मतलब इस गीत को गाया किसने है? तो कैलाश खेर ने गाया है। कैलाश खेर बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर है, जानते ही हैं आप सब। तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि नया गीत कौन सा है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। क्लियर हो गया? तो अगला देखें, भारत का पहला एक्सरे पोलेरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। भारत का पहला एक्सरे पोलेरीमीटर उपग्रह क्या है? लॉन्च कर दिया गया है। अब ये एक्सरे पोलेरीमीटर क्या है देखते हैं।
देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पेलेरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। पहला है तो इम्पोर्टेंट है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक उपग्रह लॉन्च हुआ है वो मौसम की जानकारी के लिए, और एक ही उपग्रह लॉन्च हुआ है ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं की जानकारी के लिए। क्या नाम है? एक्सपोसैट। पूरा नाम क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह। कब लॉन्च हुआ? 1 जनवरी 2024 को। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। इसरो के अत्यंत विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C58 द्वारा पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरने के बाद प्राथमिक एक्सपोसैट को पृथ्वी के 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। तो किस रॉकेट से गया है? तो PSLV C58। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद अगला देखेंगे कि वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन। आर्द्रभूमि कितनी कितनी आर्द्रभूमियां हैं, कहाँ कहाँ है, या पढ़ते हो तो देखो। जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए थे, जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर था, मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल शहर, और राजस्थान का उदयपुर। 3 शहरों को शामिल किया गया था, 2 राज्यों को। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों के आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा उपयोग को बढ़ावा देना। कुल मिला के बस इतना ही है, ये एक चलाया गया है अभियान टाइप का। उसके बाद इंदौर शहर की बात करें तो होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस शहर में सीलपुर झील स्थित है। सीलपुर झील क्या है? आर्द्रभूमि है, इंपॉर्टेंट। यूपी में आर्द्रभूमि या रामसर साइट कितने हैं? 10 हैं। मैं बार बार आपको करा भी चुका हूं यूपी वाले पोर्शन में। भोपाल भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, जहां भोज आर्द्रभूमि स्थित है। तो याद रखना है, क्या बोलते, इंदौर में आपने क्या पढ़ा? इंदौर में आपने पढ़ा सीरपुर झील, और भोपाल में आपने पढ़ा भोज आर्द्रभूमि। और उदयपुर शहर के समीप 5 प्रमुख आर्द्रभूमियां हैं: पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तला। ये सब क्या है? झीलें ही तो हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, करंट से ही आपके जियोग्राफिक क्वेश्चन बनता है। जैसे अब आपसे मिलान करने को दे देगा कि रंग सागर झील है ना, तो अब रंग सागर आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन करंट में आपने पढ़ा है कि उदयपुर में है। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना है कि जियोग्राफी का पोर्शन भी करंट से बनाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अब ये समझौता कैसा है? 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार के बीच 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक नदी परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ये समझौता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पहले मंत्री कौन थे? पहले जो जल शक्ति मंत्री थे वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे। तो इनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में यह समझौता हुआ है। इस समझौते से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों में 5,80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30-40 साल तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा स्थायी रूप से मिल सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं रखना है। इस परियोजना में खर्च होने वाली राशि 90% केंद्र सरकार की और 10% राज्य सरकार देगी। ठीक है ना, 90% सरकार पैसा देगी, केंद्र सरकार, और 10% राज्य सरकार पैसा देगी। आगे देखेंगे, आगे है पेंच टाइगर रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। क्या है डार्क स्काई पार्क? और ये मैंने वनडे बोल रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन जब मैं करा रहा था तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया। तो पेंच टाइगर रिजर्व क्या है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। अब ये क्या चीज है? तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला। देखो, पेंच टाइगर रिजर्व एक आपका मध्य प्रदेश में भी है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र वाली की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया है। भारत के मुख्य टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व जो 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो मैंने बताया ना,
आपने मध्य प्रदेश में भी पेज पढ़ा होगा अलग से और महाराष्ट्र में भी पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना है अलग अलग है, सॉरी मतलब अलग क्या है, बड़ा है काफ़ी। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ मेजरली महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर एक राज्य की बात आती है तो महाराष्ट्र टिक करोगे आप लोग। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है और यहाँ बघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। डार्क स्काई पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, तो कुल मिलाकर प्रदूषण यहाँ कम होगा, यही किया गया है, ठीक है। उसके बाद है IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये रेड लिस्ट जारी करती है ये संस्था, कि जो भी जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं तो उनको रेड लिस्ट में जारी किया जाता है। तो हुआ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट के तहत पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है और इसे असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के लिए इसका मूल्यांकन 27 जून 2023 को किया गया था। तो ध्यान रखना इतनी चीजें कि IUCN ने पहली बार निम्नलिखित में से किस जानवर को या किस प्राणी को मूल्यांकन किया है, तो हिमालयन वुल्फ को किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी IUCN समझिएगा, एक चीज मैं यहीं बता दूं, कंफ्यूजन हो जाएगी। IUCN इसके बारे में पर्यावरण में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दूंगा। IUCN क्या है, WWF एक होता है इसी में, वो क्या है, ठीक है। तो IUCN के बारे में पर्यावरण में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इकोलॉजी वाले पोर्शन में। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। अब ये क्या है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को उड़ीसा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के 800 मेगावाट के 801 300 गुणे 800 का मतलब है, सॉरी 3 गुणे 800 का मतलब है टोटल 2400 मेगावाट का है और 3 इकाइयों में बनेगा। कितनी इकाई है, 3 इकाइयों में ये बनने वाला है। तो पावर प्लांट तालाबीरा की आधारशिला रखी है, कहाँ पर, उड़ीसा के संबलपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्षेत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से निर्मित होगा। बस आपको क्षेत्र याद करना है और एक बार बजट याद कर लेना है, बस। उसके बाद ज़्यादा पावर प्लांट याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जाता है इतनी चीज़ें। उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अटपाड़ी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की, जिसका नाम अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व रखा गया है। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक कदम है। बस याद रखना है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थित है या इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में रखी गई। ऐसे क्वेश्चन आपसे आएगा, ठीक है। अब बाकी आपको महाराष्ट्र के पूरे भारत के जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको तो अच्छे से याद करना ही करना है। उसके बाद देखो, अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है, तो BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये समझो। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, तो उस समय जो कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया और इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया है। पूरा फैक्ट आपका इसी लाइन में है। पहली चीज, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस मूर्ति किसकी है, आंध्र प्रदेश BR अम्बेडकर की है। कहाँ स्थापित है, तो विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में स्थापित है। कितनी ऊंचाई कितनी है, 206 फीट है। किसकी निर्मित है, तो एक कांसे की निर्मित है, कांस्य प्रतिमा है। बस उद्घाटन किसने किया, तो YS जगनमोहन रेड्डी ने। इतना ही आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार, क्या नाम है, राम बी सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की भी प्रतिमा का निर्माण किया था। ध्यान रखना है कि सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था,
वो तैयार किया था रामवी सुतार ने। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का भी बी आर अम्बेडकर की जो मूर्ति है इसका मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार। तो दोनों के रामवी सुतार है, ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र क्या है? भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की केरल के त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की है। पूरा फैक्ट इसी लाइन में है। तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कौन खोलेगा? तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय खोलेगा। कहाँ खोलेगा? केरल में। केरल में कहाँ? त्रिशूर नाम की एक जगह है, वहीं पर। ग्राफीन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के त्रिशूर में क्या है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित इस केंद्र पर केंद्र सरकार ने 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितना बजट है ये नहीं याद करना है कि कहाँ खोला जाएगा, केरल के त्रिशूर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केरल में सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स की भी शुरुआत की गई है। इस सेंटर का उद्देश्य इंटरनेट रिसर्च आदि क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल याद रखो ग्राफीन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? केरल के त्रिशूर में। कौन खोलेगा? तो प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय खोलेगा। बस। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट की मंजूरी। ये एक इंपॉर्टेंट है, भारत और इटली के बीच का मामला है। क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और इटली के बीच प्रवासन और आवाग्राही या आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर और उनकी पुष्टि करने के संबंधित विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस समझौते अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, समझिएगा, अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के तंत्रों सहित वर्तमान इतालवी वीजा व्यवस्था को परमिट करता है, जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम आवाजाही मार्गों के अंतर्गत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देता है। तो कुल मिला के भारत और इटली के मध्य जो आवाजाही को लेकर मंजूरी हुई है, समझौता हुआ है, ये एक बेहतरीन समझौता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पूछा जाए अगर कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आवाजाही को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और इटली के मध्य। ठीक, बस। ठीक है, तो हमारा जो है राष्ट्रीय वाला पोर्शन पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर था, वन लाइनर तो पहले ही कर लिया था सभी का, और जो राष्ट्रीय पोर्शन है वो हम लोगों ने आज पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का विस्तार देखेंगे। ठीक है, किसका देखेंगे? अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।